हेलो एवरीवन, मैं सब संदीप राजवर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सर आईपीएफ जब आप लोग फॉर्म फाइल करते हैं तो क्या क्या रीज़न की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। उन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके फॉर्म्स जो है रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर आपका क्लेम बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लाइक 2000, 4000, 5000 का क्लेम है, अमाउंट अप टू 10,000 है, बहुत कम का, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू का शेयर है, तो आई सजेस्ट कि भैया आप ये फॉर्म खुद से फाइल कर लो। थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो कोई इशू नहीं, आप लंबे समय तक भी वेट कर सकते हो। साल 1.5 साल भी अगर आपका स्टॉक रुक जाता है आईपीएफ में तो भी कोई आपको बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका शेयर 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख करोड़ रुपए, 1-1.5 करोड़ का है तो भाई आपको डेफिनेटली ये चीज़ मतलब खुद पे रिस्क ना लें। आप किसी प्रोफेशनल से कम्युनिकेट कर लीजिए, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपका छोटा मोटा एक अप्रॉक्स अमाउंट तक का है, 1 लाख से नीचे तक का समय, तो फिर आप अपने से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि भैया इसमें क्या क्या इशू आता है जिसकी वजह से आपका काम अटक सकता है, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। पहला जो लोग गलती करते हैं वो आप अगर अपना जो इंटाइटलमेंट लेटर है ना, इंटाइटलमेंट लेटर जो है वो आपका अपडेटेड नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपके पास जो इंटाइटलमेंट लेटर है हो सकता है वो 1 साल पुराना हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास जो इंटाइटलमेंट लेटर है वो लेटेस्ट इंटाइटलमेंट लेटर है, ठीक है। सेकंड जो आता है वो उसमें आपका डिविडेंड का डिटेल आता है, ठीक है। अब इसमें डिविडेंड का डिटेल क्या होता है, इंटाइटलमेंट लेटर के अंदर आपके मेनली डिविडेंड दिया रहता है और कौन से ईयर का डिविडेंड है ये दिया रहता है, ठीक है। ये डिविडेंड और डिविडेंड ईयर आपको कंपनी के पास से चेक कर लेना होगा, कंपनी के वेबसाइट से मिला लेना होगा कि क्या कंपनी ने इस साल कोई डिविडेंड दिया है और जिस अमाउंट में डिविडेंड दिया है क्या वही रेशियो में हमको भी इंटाइटलमेंट मिला हुआ है। अगर ये डिविडेंड का अमाउंट गलत रहता है तो आपका आईपीएफ अब कंपनी अप्रूव कर देगी लेकिन आईपीएफ में जाकर अटक जाएगा, वहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से आईपीएफ उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तीसरा, हो सकता है आपने जो फोलियो नंबर डाला हो, कंपनी आपने जो फोलियो नंबर डाला है उसमें कोई एरर हो, ठीक है। कंपनी ने किसी और फोलियो नंबर का अप्रूव किया, आपके ने आपके किसी और फोलियो नंबर का अप्रूव किया है, तो अगर आपका फोलियो नंबर गलती होता है तो फिर डेफिनेटली आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको फोलियो नंबर ध्यान से डालना है, सही डालना है। अगर आपका शेयर डीमैट में था तो आपको यहाँ पे डीमैट नंबर डालने हैं और वो भी सही से डीमैट नंबर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने आप कंपनी के पास अपडेट करवाया है ना, कंपनी जो केवाईसी आधार पेन वगैरह दिए, सब में आपके सबके नीचे आपने अच्छे से साइन किया है और वो सारे मतलब जितने डॉक्यूमेंट दिए उसके नीचे अगर आपने साइन मिसिंग है, ठीक है, किसी में डॉक्यूमेंट में है किसी में नहीं है, मिस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका क्लेम जो है आईपीएफ में अप्रूव नहीं होगा, वहाँ पर अटक जाता है, ठीक है। आपको हर डॉक्यूमेंट के हर जितने भी कागज़ दिए इंडेमनिटी बॉन्ड को छोड़ के उन सभी के नीचे आपको अच्छे से साइन करना है, ठीक है। प्रॉपर साइन करके आपको भेजना होगा, उसके बाद ही वो फॉर्म अप्रूव होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपका ये हो गया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर आपका मान लीजिए शेयर्स में है जो सक्सेशन सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, एक से ज़्यादा लोग मतलब सक्सेशन जिस शेयर होल्डर का था, शेयर होल्डर का डेथ हो गया, अभी बाकी लोगों के पास वो शेयर जा रहा है। इस सिचुएशन में जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसमें क्लियरिटी नहीं है कि वो शेयर्स किसके पास जाएंगे, तो इस सिचुएशन में आईपीएफ उस शेयर को कैंसिल कर देता है, उस मतलब शेयर को नहीं बल्कि उस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड जो सिक्स मैं रीज़न बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ये, इस रीज़न की वजह से बहुत लोग का शेयर कैंसिल हुआ है, दैट इज़ जिस दिन आपने फॉर्म फाइल किया है, फॉर्म फाइल से 15 डेज़ का टाइम होता है, आपको 15 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट जो आपके फिजिकली कंपनी के पास पहुंच जाने चाहिए। अगर विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज़ आपके क्लेम्स आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रिजेक्शन जो है कंपनी अपने लेवल पे कर देती है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो क्लेम है वो मतलब आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, इंडेमनिटी बॉन्ड, आपका एक्नॉलेजमेंट, आपका फॉर्म 5, आपका आधार पैन, ठीक है, आपका कैंसिल चेक, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ना विद इन 15 डेज़ कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं बोलूँगा क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों का क्लेम जो है रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बोलूँ, क्या क्या हो गया, इंटाइटलमेंट, डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट अगर आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आपका अटैचमेंट का है। अगर आपने फॉर्म फाइल करते समय अटैचमेंट गलत डाले हैं, गलत अटैचमेंट जो आपने अपडेट किए हैं वो कुछ ऊपर नीचे हो गया, गलत फॉर्म को गलत जगह अटैच कर दिया है, तो उस सिचुएशन में आपका क्लेम कंपनी लेवल पे अप्रूव हो जाएगा लेकिन आईपीएफ में वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कंपनी वो अप्रूव भले कर देगी लेकिन आईपीएफ उसको आराम से रिजेक्ट कर सकती है कि भैया वहाँ पे अटैचमेंट आपके मिसमैच करे, जो कंपनी ने डेटा दिया है वो गलत मतलब उसके हिसाब से नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप कहा जाता है
नेम, अगर मान लीजिए आपका नेम ऑफ शेयर होल्डर है, नेम ऑफ शेयर होल्डर, अगर नेम ऑफ शेयर होल्डर गलत है, आपके शेयर सर्टिफिकेट में कुछ और है, आपके आधार कार्ड में कुछ और है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपने एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन नहीं दिया है जिसमें आपने ये नहीं बताया हो कि सेम ही पर्सन है दोनों, तो फिर ये आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर, अगर एड्रेस अगर आपका सेम नहीं है, ठीक है, मान लो अगर आपका पुराना एड्रेस कुछ और था, अभी का एड्रेस कुछ और है, तो आपको ये भी डेटा अपडेट करना पड़ेगा कि मेरा जो डिटेल्स है वो मतलब चेंज हो गया। ये हम एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि पुराना वाला जो है वही वाला, मतलब मैं ही वो आदमी हूँ जिसका पुराना एड्रेस भी था और ये वाला मेरा नया एड्रेस है, एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़, अगर आपका ये सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ आपने ये सब कुछ मेंटेन किया, उसके बाद भी एक और रीज़न है जिसके वजह से शेयर्स आपका जो है कैंसिल हो मतलब ये जो प्रोसेस है वो उसको रोका जा सकता है, वो IPF उसको रोक सकती है ऑन द ग्राउंड। अगर उनको आपके क्लेम को पूरा रीड आउट करने के बाद, पूरा आपका क्लेम देखने के बाद ऐसा चेक होता है, ऐसा वो अगर ऐसा फाइंड करते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का मैनिपुलेट करना है, किसी भी तरीके का फ्रॉड करने का प्लान कर रहा है, तो फिर वो उस क्लेम को वो स्टैंड बाय में डाल देते हैं, फिर वो क्लेम अप्रूव नहीं होता है, वो फिर उस क्लेम को मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्यूटेड कर दिया जाता है कि वो शेयर आपको फिर अपनी मतलब इंटाइटलमेंट प्रूव करनी पड़ेगी अगर अलग से कि नहीं ये डॉक्यूमेंट मेरे हैं, ये सच में मैं उसके लिए इंटाइटल था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं आप उस शेयर को ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज़ इस सिचुएशन में बहुत ही रेयरली जाता है कि आपका शेयर फ्रॉड वाले केस में आए, अदरवाइज़ इन सभी ग्राउंड के ऊपर आपके शेयर्स रोके जा सकते हैं IPF के थ्रू, ठीक है। अब सवाल आता है भैया कितने टाइम के अंदर ये आपका अप्रूवल हो जाता है IPF से। देखो कंपनी से तो अप्रूवल बोल सकते हैं कि हम विदिन 2 मंथ आपका कंपनी के पास अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। आपने जिस दिन फॉर्म फाइल किया उस दिन से कंपनी के अप्रूवल के बीच में मैक्स टू मैक्स 2 महीने का टाइम लगता है। अभी कंपनी के पास से जब ये चला गया IPF के पास, तो IPF के पास नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो शेयर रिजेक्ट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली शेयर रिजेक्ट किए जाते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है। अगर ये सारे एरर होते हैं तो ही रिजेक्ट किए जाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होता है। IPF से अगर रिजेक्ट हो रहा है, IPF से सॉरी मतलब IPF के पास जब चला गया है तो IPF के पास से वो कितने टाइम के अंदर आपका क्लेम अप्रूव होगा, दैट्स वेरी। अगर आपके फिजिकल शेयर्स है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डीमैट में शेयर है तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। तो अगर फिजिकल शेयर है तो मैं मान के चल सकता हूँ 4 मंथ का टाइम मैक्स टू मैक्स लग सकता है, और उससे पहले ही हो जाता है, बट अब कुछ केसेस में 4 महीने या 5 महीने तक का भी टाइम लगा हुआ है, कुछ केसेस में सर 3 महीने के अंदर भी पूरा क्लेम सेटल हुआ है, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस मैंने 3 से 4 महीने तक का क्लेम सेटलमेंट पीरियड देखा है मैक्स टू मैक्स। कुछ केसेस एक्सेप्शनल केसेस में मैंने 8 महीने 10 महीने तक का भी टाइम पीरियड देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 4 महीने में ही सारा होता है। तो कुछ लोगों का क्लेम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे IPF के पास क्या होता है ना बॉस, जब ये आप क्लेम भेजते हो ना, IPF के पास 3 ऑथोरिटी होकर वो गुजरता है, ठीक है। फर्स्ट उनका जो अथॉरिटी से अप्रूवल होता है कि वो शेयर जो डॉक्यूमेंट से होके है, फिर वो जाता है आपके डिविडेंड आपका शेयर के रिगार्डिंग, शेयर अप्रूव होकर आपके डीमैट अकाउंट में चलाता है, उसके बाद फिर वो जाता है आपके डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड के पास कि भैया हमारा जो डिविडेंड है वो दे दो, वो डिविडेंड अप्रूव करता है, फिर आपके डिविडेंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये 3 जगह से 3 लेयर होकर गुजरता है, तो अब हर लेयर में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बट यस शेयर आपका है तो मिलेगा आपको ही, ठीक है। तो आई थिंक ये 10 रीज़न आपको अच्छे लगे हों और पता चला हो कि किस रीज़न से आपका शेयर रॉन्ग हो सकता है, किस रीज़न से रिजेक्ट हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ को आप ढंग से ध्यान रख के करते हैं। छोटा मोटा शेयर है तो आप डेफिनेटली खुद से ये सब चीज़ का ध्यान रख के कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।